गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, धैर्य ना खोएं, पेशेंस से हमारे साथ चलते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। परेशान होने की 1% आवश्यकता नहीं है। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर लें। ये हिस्ट्री मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। अभी मेरा एंसेंट का कोर्स यहाँ पे चल रहा है, प्राचीन भारत का प्रमाणिक इतिहास। तो एग्ज़ाम को टारगेट करके अगर आपको फास्टली तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी करनी है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अनअकैडमी पे मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे रोहित सर 10, इससे आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में फ़ीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। माई मिशन जेआरएफ 2020 मैंने लॉन्च किया था 10 यूनिट्स के लिए, बट अब एग्ज़ाम डेट क्योंकि आपकी सितंबर के लिए आ चुकी है, तो मैं इसमें 2020 PYQ का आपके लिए एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो आने वाले सोमवार से स्टार्ट होगा। यानी कि मैं आपको पेपर से पहले 2020 क्वेश्चंस करवाऊँगा, 2020 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, 2020 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, और वो करवाऊँगा मैं आपको इस यूट्यूब के ऊपर। समझ गए। तो ये कंटेंट रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो रोहिताशु के नाम से। सेकंड पेपर में हिस्ट्री पढ़ने के लिए, इंडियन या वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब की क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने है, और ये अनअकैडमी की क्लासेस का शेड्यूल है। बेनिफिट्स हैं कुछ प्लस के, आपको देख लेने चाहिए। आप लोगों को प्लस के बेनिफिट्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है। क्या होता है? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर, dedicated doubt sessions, one subscription, unlimited access to all educator in a category, real time interaction with educators, ask doubt in live classes। वीडियो को वॉच कर सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं, मतलब वीडियो को ऑफलाइन वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यार, आपको प्लस पे जुड़ जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि सबसे पहली बात तो 17 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है, बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। समझने का प्रयास करो। फ्री सेशन मिलता है आपको लाइव क्लासेस का, किस्तों में पैसा देने की सुविधा है। कोरोना जैसी बीमारी के टाइम पर आप घर से काम कर सकते हो। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज यहाँ पे दिखाई देती हैं, आप इनको समझने का प्रयास करिएगा क्या होने वाला है। ठीक है। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा था आप लोगों से अनअकैडमी प्लस के बारे में, तो आपने देखा आज का मेरा कंटेंट रहेगा। कल मैंने आपको बताया था हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, एक ऐसी सभ्यता जिसने भारत को विश्व के इतिहास में सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में स्थान दिलाया। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत का गौरव कह सकते हैं हम इसको। इसने भारत को विश्व की प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में शामिल करवा दिया, यानी कि भारत की संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। विश्व की 3 प्रमुख सभ्यताओं में से ये सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता को, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के अलावा हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के अलावा हम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब ये नामकरण के पीछे इसके लिए क्या फैक्ट है, इन पे हम लोग पहले बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के कि यार ये सभ्यता इतनी विशाल, इतनी महान थी, ये कैसे आई। यानी कि आज से लगभग अगर मैं बात करूं तो 5000 वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले नगर सिटी डेवलप थे, यानी सिटी मौजूद थे। आप सोचिएगा, सुनने में बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा अचम्भा सा फील होता है, लेकिन बच्चों ये सत्य है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या था, थोड़ा सा उस कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कुछ काल दिखाई देते हैं। आपने पाषाण काल सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है। पाषाण काल पढ़ा, और पाषाण काल में आपने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर क्या पढ़ा था? नव पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल। अब ये एक प्रोग्रेस जैसी सीरीज आपको दिखाई दे रही है, जैसे फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था, और फोर्थ में ये था। क्या था? यहाँ तो मानव बहुत असभ्य था,
ठीक है, उस पे खाने पीने का भी सिस्टम नहीं था। यहाँ पर मानव क्या था, संग्राहक था, जो भी चीज़ मिली उसको इकट्ठा कर लिया, खाद्य संग्राहक हो गया। अब खाद्य संग्राहक से यहाँ पे जा करके वो क्या होता है, उत्पादक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा उसको स्टोर करने लग गया, थोड़ा चीज़ों को लेने लग गया। लेकिन यहाँ पे वो एक तरीके से क्रांति कर लेता है, किसमें, ये अपना घर परिवार समाज, घर परिवार समाज, है ना, खेती और पशुपालन आदि सारी चीज़ों में ट्रेंड हो जाता है। कहाँ पर आकर के, नव पाषाण तक। अब ताम्र पाषाण में आकर के क्या होता है, धातु मिल जाती है पत्थर के साथ में, ठीक है। अब धातु मिल जाती है पत्थर के साथ में, तो इन लोगों को क्या होता है, काम करने में आसानी होती है, कृषि में आसानी हो गई, खेती में आसानी हो गई। और ज़मीन आप देखते हो, ज़मीन तो बहुत थी, ज़मीन तो बहुत थी, और जनसंख्या तो बहुत कम थी, जनसंख्या तो कम थी। अब क्या है, इनके पास लाभ बचना शुरू होता है, ठीक है, क्या बचता है, अधिशेष बचना प्रारंभ होता है। और इस अधिशेष ने जन्म दिया विनिमय प्रणाली को, ठीक है, विनिमय प्रणाली को। और इस विनिमय प्रणाली ने जन्म दे दिया व्यापार को। और जब व्यापार करेंगे तो नगरों की आवश्यकता पड़ती है, तो नगरों का विकास हो जाता है। इसी कारण से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स देख लेता हूँ आप सबके, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है सबका। आप लोग जो है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये बहुत पसंद आएगा आपको। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चलिएगा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को कमेंट्स करना है। देखिएगा, अब मैं बात कर रहा था सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता की, और इस सिंधु घाटी सभ्यता में मेरा पहला पॉइंट रहेगा आपसे कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, अभी जिसको बरवली मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत माना जाता है कि यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों, ठीक है, के विकसित होने के कारण, जैसे धीरे धीरे वो संस्कृतियां विकसित हो गई, यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों के विकसित स्वरूप के रूप में एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। यह सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति के विकसित स्वरूप के रूप में एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई ये सभ्यता कैसे विकसित हुई, तो भाई आपको मानना है कि ये सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति थी, अपनी पूर्ववर्ती संस्कृतियों के विकसित स्वरूप में डेवलप होती है। इसमें व्यापार वाणिज्य की विशेषता थी। किसकी विशेषता थी? व्यापार वाणिज्य की विशेषता थी। तो ये उत्पत्ति का प्रश्न था। इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की खोज की, तो इससे भी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देता है। खोज की बात करें बच्चों, तो सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा का जो टीला था, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का जो टीला था, उस हड़प्पा के टीले की तरफ सर्वप्रथम 1826 में एक व्यक्ति थे अपने पास, चार्ल्स मैसन। ठीक है, इनका ध्यान आकृष्ट होता है। चार्ल्स मैसन का ध्यान आकृष्ट होता है। ये एक ब्रिटिश शास्त्री थे, चार्ल्स मैसन। इन्होंने क्या किया, इस टीले की ओर ध्यान दिया तथा इन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान आकर्षित किया। लिख देता हूं मैं, अपना ध्यान
आकर्षित किया। इसके बाद 1842 में इस चार्ल्स मैसन ने अपने एक लेख में जिस लेख का नाम था नैरेटिव ऑफ एनर्जी, इस लेख में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया। इस बात का उल्लेख इन्होंने नैरेटिव ऑफ एनर्जी नामक अपने इस लेख में किया और इन्होंने इसको किसी राजमहल के अवशेष बताया। क्या बताया? कि यह किसी राजमहल के अवशेष के रूप में है, खुदाई करने से पता चल सकता है कि ये क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इसके बाद क्या होता है? यात्रा ऐसे ही चलती रही, कोई बात नहीं। 1831 का टाइम पीरियड आता है। कौन सा टाइम पीरियड आता है? 1831 का टाइम पीरियड आता है। अब इस 1831 में क्या होता है? अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, इनका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ठीक है, ये अलेक्जेंडर बर्न्स ने क्या किया? इस टीले को देखकर अंदाजा लगाया क्या अंदाज़ा लगाया? इन्होंने कहा कि ये किसी पुराने किले के अवशेष हैं। यह पुराने किले के अवशेष हैं। अब ये सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ रही है, जिन स्थलों की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये व्यक्ति वहाँ पे क्यों गया था? तो ये व्यक्ति उस समय पर वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गया था। ये महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गया था और रणजीत सिंह से मिलने के दौरान इसको रास्ते में ये टीले दिखाई देते हैं। तो इन टीलों को देख करके इसने 1831 में एक अंदाज़ा लगा दिया, ठीक है, कि भाई ये किसी पुराने किले के अवशेष हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी भी सभ्यता प्रकाश में नहीं आती है। धीरे धीरे क्या होता है? टाइम पीरियड आगे बढ़ता है, समय आ जाता है 1856 का। समय आ जाता है 1856 का। अब 1856 में क्या होता है? दो इंजीनियर होते हैं जिनको बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। ये सब ने आपने पढ़ी होगी कहानी। दो इंजीनियर होते हैं जिनको बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम अगर मैं आपसे उल्लेखित कर लूँ तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, ये लोग क्या थे? ये इंजीनियर थे और ये क्या कर रहे थे? कराची से लाहौर तक के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे। कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास कर रहे थे। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अब इस रेलवे लाइन के दौरान इनको क्या होता है? ईंटों की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। अब पास में ये टीला था, ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, पास में टीला था, तो पास के टीले से उन्होंने ईंटें लेने का प्रयास किया। पास के टीले से ईंटें लेने का प्रयास किया। अब जब ये पास के टीले से ईंटें लेने का प्रयास करते हैं तो इनको क्या दिखाई देता है? पर्याप्त मात्रा में इनको वहाँ पर ईंट प्राप्त होती हैं।
ईंट प्राप्त होती हैं, पर्याप्त मात्रा में जब ईंट प्राप्त होती हैं तो उन्हें आभास होता है कि यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं, यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं, और ये जाकर अपने अधिकारियों को सूचित करते हैं यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। ये साक्ष्य प्राप्त होता है वर्टन बंधु के उपलक्ष्य में। लेकिन अभी भी क्या हुआ, अब आप देख सकते हो कि 1856 आ गया, ठीक है। 1856 में मैंने आपको बताया था, आपको इससे पहले मैंने बताया था 1831 में भी इस पे काम हुआ, 1826 में भी इसकी ओर ध्यान दिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे फोकस्ड नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, एक नाम सुना होगा आपने, एक नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका बड़ा रोल है इस सिंधु घाटी सभ्यता में। इस अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, बात करूँ तो 1853, 1856 या 1875 की, 1853, 1856 या 1875 की, ये तीनों डेटें इस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। इसने 1853 और 1856 में, इसने 1853 और 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी, हड़प्पा की यात्रा की थी। अब क्या होता है, और यात्रा के बाद इसने भी संभावना व्यक्त की, हड़प्पा की यात्रा की, तथा इसके बाद इसने संभावना व्यक्त की। क्या व्यक्त किया, संभावना व्यक्त की कि इस टीले के गर्भ में, इस टीले के गर्भ में जरूर कोई प्राचीन सभ्यता है। इस टीले के गर्भ में जरूर कोई प्राचीन सभ्यता है, ऐसा इसको आभास होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। आगे क्या होता है, 1875 तक, 1875 तक ये क्या हो जाता है, इसको एक पद मिल जाता है इंडिया के अंदर, और ये पुरातात्विक सर्वेक्षक बना दिया जाता है। 1875 में पुरातात्विक सर्वेक्षक की हैसियत से फिर ये यहाँ पे जाता है, पुरातात्विक सर्वेक्षक की हैसियत से। अब क्या होता है, इसको पुरातात्विक, भारतीय पुरातत्व की स्थापना हो चुकी थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हो गई तो ये पुरातात्विक साक्ष्य इसको पुरातात्विक सर्वेक्षक इसको नियुक्त कर दिया गया, और पुरातात्विक सर्वेक्षकों के कारण ही ये इस हैसियत से वहाँ पे जाता है और विजिट करता है। अब इसने पुरातात्विक सर्वेक्षक की हैसियत से हड़प्पा की जो बसावट थी, क्या किया, हड़प्पा की जो बसावट थी, हड़प्पा की बसावट के ऊपर, इसके बसाव के ऊपर तत्कालीन सरकार को क्या दिया, एक रिपोर्ट दिया, तत्कालीन सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि शायद यहाँ महात्मा बुद्ध के समय या इंडो बैक्ट्रियन शासकों, ग्रीक शासकों के समय की कोई बस्ती छुपी हुई है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बात की।
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लास्ट में अंततः क्या होता है, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, तथा आर.डी. बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा तथा आर.डी. बनर्जी के द्वारा राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो की क्या होती है, खोज होती है। ठीक है, इनकी खोज हो जाती है और फिर ये क्या करते हैं, इस सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंस करते हैं। ठीक है, 1924 में 1921-22 में यहाँ पे खोज हो जाती है। 1924 में जॉन मार्शल ने क्या किया, 1924 में जॉन मार्शल ने क्या किया, लंदन से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका में क्या किया, एक साप्ताहिक पत्रिका में इस सभ्यता की खोज को लेकर के विधिवत घोषणा कर दी। ठीक है, इस विधिवत घोषणा कर दी, औपचारिक घोषणा कर दी। अब इसके बाद क्या होता है, इस सभ्यता ने भारत को, ठीक है, इस सभ्यता की खोज ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया। ठीक है, सिंधु सभ्यता ने भारत को विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया। विश्व के मानचित्र पर अंकित कर दिया और उसे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली मेसोपोटामिया के समकक्ष, मेसोपोटामिया एवं मिस्र के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। क्या हुआ, जब यहाँ से विधिवत घोषणा हो जाती है, लंदन से साप्ताहिक एक पत्र में जॉन मार्शल 1924 में, जब दयाराम साहनी 1921 में और 1922 में मोहनजोदड़ो को आर.डी. बनर्जी ने खोज लिया, तो ये बहुत गर्व की बात है आपके लिए कि आपकी सभ्यता विश्व के मानचित्र पर 5000 वर्ष पुरानी जो है वो सिद्ध हो जाती है। अगर मैं बात करूं इन सब कॉन्सेप्ट के लिए, तो देखिएगा यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई देती है। 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका में ये घोषणा कर दी थी, और जॉन मार्शल के कुछ अन्य सहयोगी भी यहाँ पर रहे हैं। जॉन मार्शल के अन्य सहयोगियों में अगर हम बात कर लें, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का नाम तो आपने सुन ही लिया। इनके अन्य सहयोगियों में अर्नेस्ट मैके थे,
इन्होंने, आपको याद आ जाए तो 1925 में चनूदड़ों की खोज की थी, चनूदड़ों की खोज की थी। ये भी जॉन मार्शल के सहयोगी थे। इसके बाद एक व्यक्ति और थे, ऑरेल स्टीन। ठीक है, ऑरेल स्टीन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर खोज की थी किसकी, सूतकांगेडोर की। 1927 में इन्होंने सूतकांगेडोर की खोज की थी। तो इस तरीके से ये सभ्यता प्रकाश में आती है, जो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात सिद्ध होती है, किस तरीके से हमने इसको खोजा। आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि हमने इस सिंधु सभ्यता को किस तरीके से खोजा। और बच्चों, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका नामकरण क्या है, इसका नाम 3 नामों से क्यों जाना जाता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में। इन 3 चीज़ों पर चर्चा करूँगा मैं आप लोगों से कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और सहयोग देते रहिएगा। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करते हैं।